नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से देखेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर जो है आपका 12 तक देखेंगे तो आपका एक वस्तुनिष्ठ बुक निकाला गया है जो कि आपका एनसीईआरटी बेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो आपको जो है फर्स्ट एडिशन का ये आपका बुक होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका वस्तुनिष्ठ आपका ये बुक होने वाला है। 6 से लेकर आपका 12 तक जितना भी आपका दिया गया है ये आपका ऑल आउट के नाम से आपको दोस्तों जो है मार्केट में आया हुआ है। मार्केट में है, आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से खरीद सकते हैं। इसके आते हैं इंडेक्स पे देखते हैं, क्योंकि जब इसके विषय सूची की बात करते हैं इसमें आपको जो है 5 सब्जेक्ट दिया गया, जिसके आपका पहला इतिहास मैंने करा दिया है, भूगोल का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है और राज्य व्यवस्था का भी मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं और जो आपका लास्ट वीडियो होगा आपका विज्ञान का होगा। पूरा हम किताब देखिए खत्म कर देंगे। अगला जो वीडियो आपका आएगा उसमें किताब आपका जो है पूरा एंड कर देंगे। मेरे भाई बहुत अधिक मेहनत लग रहा है, आपको ही पता है, क्योंकि देखिए गर्मी है, फैन वगैरह बंद करके जो है वीडियो बनता है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो आपका एनसीईआरटी बैच है आपका स्टार्ट कर दिया गया है। कल आपका 8 जून से आपका बैच जो है दोस्तों जो है स्टार्ट हुआ था और बहुत अच्छा खासा जो है सभी लोगों ने स्कोर भी किया है। सेम इसी का जो है आपको हम क्वेश्चन एमसीक्यू करा रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा कि सभी लोग साथ में टेस्ट देंगे और उसमें आपका रैंक लिस्ट मिलता है, क्वेश्चन का आपको आंसर हाईलाइट करके देंगे, पीडीएफ देंगे, सॉल्यूशन वगैरह सब देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अर्थशास्त्र जो है शुरू करते हैं, इकोनॉमिक्स। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो हम देखेंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो क्लास आपका 9, उसके बाद 11 और 12, मतलब 3 क्लास का यहाँ पे दिया गया है। और इसमें देखेंगे तो 9th में आपका 40 क्वेश्चन है, 11 में आपका 125 क्वेश्चन है और 12 की बात करते हैं तो आपका 50 क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले का देखिए आपका हिस्ट्री अपलोड है, पॉलिटी अपलोड है और आपका जियोग्राफी अपलोड है और जो आपका आखिरी वीडियो आने वाला है वो आपका साइंस का आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई पेशेंस रखिएगा, सारा आपको करवा देंगे हम, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पहला पेज आपका हल्का ब्लर हो गया है, बस पहला पेज ही ब्लर है, बाकी आपको सब सही ही मिलेगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि उत्पादन के संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए उत्पादन के लिए भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी आवश्यक होते हैं। दूसरा की बात करते हैं, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को संगठित करने हेतु ज्ञान एवं उद्यम की आवश्यकता होती है, जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी, दोनों कथन सही है। भूमि मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए भूमि मापने की जो मानक इकाई है हेक्टेयर है, यही आपका सही है और 1 हेक्टेयर जो है 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है, ये आपका देखेंगे तो असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1 आपका सही है। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज वाले बीज के माध्यम से गेहूं और चावल की खेती को बढ़ावा दिया गया। SIV बीजों से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों को आवश्यकता होती थी। दोनों कथन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पंजाब में कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग जो है पंजाब में होता है, ये आपका सही है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ी है, तो दूसरा हमारा देखिए असत्य है, बाकी पहला हमारा सही है। भारतीय कृषकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए सीमांत एवं छोटे कृषकों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। अर्ध मसौले और बड़े कृषकों के पास जो है 2 हेक्टेयर से अधिक जो है भूमि होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। तो आंसर आपको देखेंगे तो पूछा गया है असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से आपका सत्य नहीं है, सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए जमीन उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक देखेंगे तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी खेती के लिए तरीकों में जमीन कम लगती है लेकिन पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है। छोटे किसानों का उत्पादन इतना नहीं होता है, अपनी बचत में पूंजी जुटा सकते हैं। खेती में श्रम का उपयोग जो है सीमित होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा जो है विकसित करना मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादन यानी उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। दोनों कथन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य पूछा गया है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए 8वें का आंसर देखेंगे तो
आर्थिक क्रियाकलापों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ये देखिए सही है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सेवाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक गलत है ना ही दो। जनसंख्या की गुणवत्ता से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 9th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षर दर, जीवन प्रत्याशा तथा कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। सही है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्ति मानी जाती है। दोनों कथन देखेंगे तो 9th का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव पूंजी क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। भारत में साक्षरता दर के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए 11 का सही आंसर देखेंगे 11 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1951 से 2018 के बीच कुल साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से अधिक रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो सी सही होगा। सर्व शिक्षा अभियान के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के गरीब स्कूली बच्चों को शिक्षा देना, यह आपका सत्य है। बाकी इसका लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का तो ऑप्शन नंबर 1 आपका देखेंगे तो असत्य है, बाकी दूसरा हमारा सही है। भारत में स्वास्थ्य सुधार संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही क्या है? देखिए 13 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 1 और 2। वर्ष 2016 में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 69.4 वर्ष हो गया है। उसके बाद दिया गया कि शिशु मृत्यु दर जो है 1951 के 147 से घटकर जो है 2020 में 36 हो गया। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा 1 और 2 हमारा जो है कथन सही हो जाएगा। बेरोजगारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य पूछ रहा है, सही हमारा क्या है? देखिए बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। श्रम बल जनसंख्या में 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच लोग जो है शामिल किए जाते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे 14 का तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है पाई जाती है, यह आपका सत्य है। उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी में अधिकांशतः शहरी शिक्षित होते हैं, ये भी आपका सत्य है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 2 और 3 असत्य है, बाकी सब सही है। बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है? देखिए यह एक परिसंपत्ति को दायित्व में बदल देती है। इसका आंसर जो है यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है कि महात्मा गांधी के विचारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य यानी हमारा सही क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार भारत की वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ निर्धन लोगों को मानवीय व्यथा से मुक्ति दिलाना है। महात्मा गांधी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को ही वास्तविक स्वतंत्रता जो है मानते रहे या फिर मानते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। निर्धनता के आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए निर्धनता को निरक्षरता, कुपोषण तथा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी सामाजिक सूचकों से भी जो है सूचकों से भी देखा जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला कि सामाजिक बहिष्कार और लिखा गया है आपका शुभेच्छा पर आधारित गरीबी के विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सामान्य अर्थों में सामाजिक बहिष्कार गरीबी का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार बहुत कम आय बहुत कम आय होने की स्थिति तक ले जा सकता है, लेकिन उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा की बात करते हैं, गरीबी के प्रति शुभेच्छा एक ऐसा माप है जो आने वाले वर्षों में कुछ समुदायों या व्यक्तियों के गरीब बनने अथवा गरीब बने रहने की अधिक संभावना को दर्शाता है। डी की बात करते हैं तो यही आपका गलत है। देखिए आपका शुभेच्छा पर आधारित गरीबी का विश्लेषण लोगों की जोखिमों से निपटने की सामाजिक और राजनीतिक क्षमता पर आधारित होता है, ये आपका असत्य है। भारत में निर्धनता रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
20 का बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो असत्य पूछा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता निर्धारित की गई है। वर्ष 2011 दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फ़ी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फ़ी नहीं है, बहुत कम ही फ़ी है। पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है, किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है, जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में। पूरा किताब खत्म कर देंगे, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए। एनसीईआरटी को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। 11-12 में निर्धनता रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 616 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह जो है निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असत्य नहीं है, सब सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण एवं सहकारी सहायता द्वारा जो है निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। तो 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे है कि भारत में निर्धनता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए रोजगार के सीमित अवसर तथा तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने निर्धनता की समस्या को बढ़ाया है। तो केवल दूसरा आपका देखेंगे तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन वर्ष के मिलान संबंधित कौन सा कथन जो है आपका युग्म जो है दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, तो 23 का देखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करते हैं 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना की बात करते हैं जो कार्यक्रम दिया गया है 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करते हैं तो 1999 होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय की बात कर लेते हैं तो 2002, ये आपका देखेंगे तो असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1993 में देखेंगे तो जो है आरंभ किया गया था 1993। अमर्त्य सेन के अनुसार खाद्य सुरक्षा का प्रमुख आधार क्या है? खाद्य सुरक्षा का तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। लिखा गया है कि हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही होगा। मौसमी भूखमरी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह है फसल उपजाने और काटने के चक्र से। ऑप्शन नंबर बी। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या घोषणा की गई है? तो सभी लोगों की पर्याप्त सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे भयानक अकाल कौन सा था? देखिए ये हो जाएगा 1943 का बंगाल का अकाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग किनका है? तो गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट कब जो है जारी किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। जुलाई 1968 जो है इसका सही हो जाएगा, जुलाई 1968 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि खाद्य असुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। सही पूछ रहा है, सही हमारा क्या है? तो देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित लोगों का अनुपात बहुत अधिक है। उसके बाद भूख भी उन पहलुओं में से एक है जो खाद्य असुरक्षा को दर्शाती है। 2 और 3 देखेंगे तो आपका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट हो जाएगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है? देखिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज का वितरण विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से किया जाता है। उचित दर वाली दुकान पर खाद्यान्न, चीनी एवं चीनी का तेल बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। तो 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। न्यूनतम समर्थित कीमत का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा किसानों को उनकी फसल के लिए पूर्व घोषित मूल्य उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर जो है 32 का भी होगा। अंत्योदय कार्ड किन लोगों के लिए जो है जारी किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए इसका आंसर जो है यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही था लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रायोगिक आधार पर 1975 में जो है शुरू किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ किया गया। तो आप बोल सकते हैं 34 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कितनी ग्रामीण जनसंख्या को योग्य परिवार के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर सी। अन्नपूर्णा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए, सही की बात करते हैं तो अन्नपूर्णा योजना का जो आरंभ है 2005 में दोस्तों किया गया है। तो ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों 36 नंबर। ये आपका 2000 में किया गया था। 2000 में 2 विशेष योजना जैसे अंत्योदय और अन्न योजना, अन्नपूर्णा, इस योजना का लक्ष्य निर्धनों में सबसे निर्धन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो दोनों हमारा देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए, सही पूछा गया है। तो अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू किया गया, सही है। अप्रैल 2002 में प्रत्येक पात्र परिवार खाद्यान्न की मात्रा 25 किलोमीटर से बढ़ाकर 35 किलोमीटर जो है दर्ज किया गया, फिर 35 किलोमीटर कर दिया गया। दोनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका जो है कथन सही है? देखिए, सही पूछा गया है। तो गुजरात में अधिकांश राशन की दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित जो है किया जाता है। तमिलनाडु में अमूल सहकारी समिति ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने में योगदान दिया है। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, दोनों आपका असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। 39 नंबर। ठीक है, देखिए इसमें देखेंगे तो वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दोपहर का भोजन विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रम है। रोजगार कार्यक्रम गरीबों के आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 जो है सही होगा। निम्नलिखित योजनाओं और उनके आरंभ वर्ष पर जो है विचार करके बताइए। आरंभ वर्ष पूछ रहा है। देखिए, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, ये तो आपका खत्म हो गया। कितना क्वेश्चन था इसमें आपका था 40 क्वेश्चन। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन बढ़ेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 11 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका लमसम 100 प्लस होना चाहिए। हाँ, इसमें 100 प्लस है। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य पूछा है दोस्तों, सही क्या है? 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल 1 आपका जो है सही है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विचार करके बताना है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो सही आंसर हो जाएगा जैसे आपका सत्य पूछा गया है। तो इस समय भारत की राष्ट्रीय आय वार्षिक समृद्धि दर 4% से अधिक रहा है, ये आपका सत्य होगा। इस समय जो है प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि देखेंगे तो 2%। तो ये दोनों आपका जो है असत्य हो जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हाँ, इसमें देखेंगे तो आपका सत्य पूछा गया है। तो देखिए सत्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश था।
अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है, लेखक और पुस्तक का नाम दिया गया है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इंडिया डिवाइडेड। रमेश चंद्र दत्त की बात करते हैं तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बेडेन पॉवेल की बात करते हैं तो द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। असत्य पूछा गया है, असत्य क्या है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक दादा भाई नौरोजी, ये आपका देखेंगे तो असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वें का, ठीक है। और क्या दिया गया है, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के जो लेखक कार्ल मार्क्स, दोनों हमारा देखेंगे तो असत्य। एक सेकंड, 5वें का जो है ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, दोनों हमारा असत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही क्या है। देखिए औपनिवेशिक काल के समय नकदी फसलों का प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा हमारा जो है सही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में स्थापित आधुनिक उद्योगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य क्या है, सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो सूती कपड़ा मिल प्रायः विदेशी उद्यमियों द्वारा लगाई गई और यह देश के पश्चिमी क्षेत्र में जो है ही अवस्थित था, ये आपका सत्य है। उसके बाद पटसन उद्योग की स्थापना प्रायः भारतीयों द्वारा जो है किया गया, दोनों हमारा जो है असत्य हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुल आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, इन उद्योग में शामिल था, तो हो जाएगा जैसे सूती वस्त्र उद्योग होगा, पटसन उद्योग हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुआ था, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे देखेंगे 9th का तो सीमेंट उद्योग होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके बाद हो जाएगा चीनी उद्योग। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 जो है सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किया गया, असत्य हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में चीनी सीमेंट कागज के कुछ कारखानों में स्थापित हुआ था, तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी दोनों हमारा असत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें, है ना, सत्य पूछा गया है, सही हमारा क्या है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर की मिस्रपटन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है, तो 11 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सत्य हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर बताना है चुन करके सही उत्तर। देखिए ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले वर्ष 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया था। उसके बाद तो जननांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ वर्ष 1921 के बाद माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है सही होगा। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1, जैसे कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 80 से 85% जनसंख्या लगी हुई था, तो ये आपका देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। तो देखिए औपनिवेशिक काल में नहर जल मार्ग के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, असत्य हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में केवल सड़कों तथा रेलों के विकास पर ही ध्यान दिया गया था, ये भी देखिए आपका सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, दोनों हमारा जो है सत्य नहीं है। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैश्विक पूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएं। तो यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर जो है 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, तो पूछा है सही क्या है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग एवं पूंजी मतलब मांग एवं पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर होना। समाजवादी अर्थव्यवस्था वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पूंजीवादी एवं समाजवादी गुणों का समावेशन या फिर समावेश, तीनों हमारा जो है सही होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें देखिए सही उत्तर बताना है, सही उत्तर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो जैसे केवल दूसरा आपका सही है। इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिनमें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों से लाभ प्राप्त किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। उसके बाद
और क्या दिया गया है, 18 नंबर है ना, रुकिएगा, सत्य पूछा गया है। देखिए आपका असत्य हो जाएगा। इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद क्यूबा की अर्थव्यवस्था सामाजिक अर्थव्यवस्था के अनुसार है। 1 और 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सही सत्य हमारा क्या है। तो सही की बात करते हैं तो इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, है ना, सही पूछ रहा है, सही हमारा क्या है। तो देखेंगे तो इसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। तो 1 और 3 जो है सही होगा। पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो है हुआ था। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था। तो देखेंगे तो हो जाएगा समृद्धि हो जाएगा, आधुनिकीकरण होगा, आत्मनिर्भरता होगा और आपका समानता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य पूछा गया है। 23 नंबर देखिए, समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। यह आपका देखिए सही है। अर्थव्यवस्था की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणित सूचक सकल घरेलू उत्पाद की निरंतर वृद्धि को माना गया है। तो 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। दोनों हमारा देखेंगे तो असत्य नहीं है, सब सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य पूछा गया है, सही क्या है। देखिए महालनोबिस ने सांख्य नामक एक जर्नल प्रकाशित किया था, सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो 2 और 3 आपका जो है सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य पूछा गया है, असत्य हमारा क्या है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, सही हो जाएगा। महालनोबिस को वर्ष 1945 में अमेरिका की एक सोसाइटी का फेलो बनाया गया, असत्य हो जाएगा। महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता जो है माना जाता है। तो देखिए असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा हमारा सिर्फ असत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दृष्टि क्विक बुक हिस्ट्री का बुक जो है देखेंगे तो होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। आपको पता है कि किसी भी किताब को ख़त्म करने के लिए होमवर्क सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे आपका किताब भी खत्म होता है और आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाता है। ये सभी परीक्षा के लिए उपयोग है, कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि दृष्टि जो किताब होता है अपने आप में एक रामबाण साबित होता है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका नया किताब है, 7वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम टेस्ट को कराते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट आपका जो 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। बैच की अगर हम पूरी जानकारी यानी विशेषता की बात करते हैं तो इस किताब से आपको जो है रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो किताब है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम PDF देंगे थ्योरी वाला, जब अच्छे क्वालिटी का रहेगा। ठीक है, उसी HW से यानी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड टेलीग्राम पे होगा। रैंक लिस्ट मिलती है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कितना है, आपने जो 5 पेज पढ़ा है उसमें से क्या आपका निकला है, होता है ना क्रीम होता है। 5 पेज में से अगर आप 1 घंटा भी पढ़े हैं तो आपके दिमाग में कितना घुसा है, जब आप टेस्ट बनाएंगे तो आपको मालूम चल पाएगा। और क्वेश्चन मेरे भाई एकदम तगड़ा लेवल का है। आप डेमो के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए और टेस्ट 1 का PDF आप डाउनलोड कीजिए। उसमें हाईलाइट PDF है और आपका विदाउट हाईलाइट PDF, दोनों को पढ़िए। और जब टेस्ट खत्म होगा तो आपको 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा और उसका जो है आंसर हाईलाइट PDF भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। बैच की वैलिडिटी की बात करते हैं तो जो किताब है आपका 55 से 60 दिन में खत्म हो जाएगा। उससे जो ग्रुप है वो आपका लाइफ टाइम ही रहेगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, डेली आपको शाम में 5 बजे टेस्ट होगा। अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो इसका जो फ़ी है मात्र 98 रुपये रखा गया है। अब आप बोलेंगे सर फी तो बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई आप देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे 60 दिन हम सेट करवा रहे हैं तो आपका 120 रुपया होगा ना, जिसमें से आपको डेली टेस्ट करवा रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, हाईलाइट PDF दे रहे हैं, विदाउट हाईलाइट PDF देते हैं, तो बहुत सारा इसमें समय लग जाता है और इसमें एक लोग से काम नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बैच की बात करते हैं तो 1 जून से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग का
देखेंगे तो 1 जून को स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1 जून का टेस्ट हो नहीं पाया था कुछ कारण से, तो 2 जून से आपका डे 1 का टेस्ट हुआ था। अभी आपका विशेष ऑफर होने वाला है। ऑफर की बात करते हैं तो फिर ना आपका कम होगा, ना ही फी आपका बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो आपका ये QR दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्पीडी का QR है और सेम यही QR है। पेमेंट करना है, पेमेंट स्लिप आपके इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। 24 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। देखिए ये आपका देखिए डे 1 का टेस्ट हुआ था, इसका PDF क्वालिटी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ना कोई एक होता है कि बहुत लोग वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया हुआ है, इस पर पूरी टीम काम कर रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, असत्य वगैरह जितना भी आपका क्वेश्चन होता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। लास्ट में देखेंगे तो आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं, इसमें आंसर की इसका मिल जाएगा, और जो टेस्ट का शेड्यूल होता है 60 दिन का, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा आपका जो है 60 दिन का शेड्यूल है। आपका जो है 8 अगस्त को जो है टेस्ट एंड होगा। अब इसका जो है आपको हाईलाइट दिखाई दे, ताकि आपको हाईलाइट भी क्लियर हो पाए। देखिए इसका हाईलाइट PDF कुछ इस तरीके से रहता है। इससे आपको आसानी ये होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर है, तो इस तरीके से देखिए आपका हाईलाइट PDF रहता है। मेरे भाई टाइम अच्छा खासा है, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, टेस्ट 1 ही हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। देखिए साइंस और एक का हिस्ट्री बहुत अच्छा खासा जो है सब्जेक्ट होता है, इससे अधिक क्वेश्चन आपका आता है। साइंस का भी बैच स्टार्ट है दृष्टि का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन तो कीजिए, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि आधुनिकीकरण में शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए नवीन औद्योगिक का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्यों में शामिल था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 27 का, तो 1 और 2, जिससे बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों की भूमि का स्वामी बनाना, बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। ठीक है, तो 1 और 2 जो है सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य पूछा है, सही क्या है। 2 और 3, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में ही मिल पाया है। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कि विपणित अधिशेष क्या है, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य क्या है, सही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग में विशेषकर गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया था, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है सही आंसर होगा। कृषि के संबंध में विपणित अधिशेष क्या है, देखिए किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही क्या है। ठीक है, देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। उसके बाद देखेंगे 32 का, तो हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में कमी के कारण निम्न आय वाले वर्गों को लाभ हुआ। 1 और 2 जो है सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य क्या है उसी को बताना है, सत्य कथन। देखिए भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। 1990 तक भारत देश की 75% जनसंख्या जो है कृषि कार्य पर लगी रही। दोनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य पूछ रहा है, सही क्या है। तो 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सरकार के लक्ष्य के अनुपात यह प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है आधार बनाया गया। दोनों कथन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, है ना, असत्य पूछा गया है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 35 नंबर। देखिए 1, 3, 4 भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1958 को अंगीकार किया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए थे जो निजी स्वामित्व के थे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योग के वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग में उद्योग शामिल किए गए थे जो सार्वजनिक स्वामित्व के थे। ठीक है, 1, 3, 4 सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जितना भी आपको देख रहे हैं ना, इसमें सब आपका दिया है। तो इसमें देखिए सत्य पूछा गया है,
तो ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों को उद्योग का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। गलत हो जाएगा। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए या दिए जाने वाले न्यूनतम निवेश के संदर्भ में दिया जाता है। दोनों हमारा जो है असत्य हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा। दोनों हमारा जो है असत्य है। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिक विकास पर विभिन्न नीतियों के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो देखिए 38 का आंसर देखेंगे तो सत्य पूछा गया है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 90 से 99 में 26% हो गया। असत्य हो जाएगा। 1950 से 51 में 1990-99 की अवधि के दौरान भारतीय उद्योग केवल सूती वस्त्र और पटसन तक जो है सीमित था। दोनों हमारा देखेंगे दोस्तों तो 38 का जो है आपका असत्य हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। हाँ, इसमें देखेंगे तो आपका सही पूछा गया है। सही कथन क्या है? 39 नंबर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 1980 के दशक में भारत में वित्तीय संकट का वास्तविक कारण अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। 1980 के दशक में भारत में वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋण देकर भारत की सहायता किया था। 1980 के दशक में अंत में भारत ने WB और IMF की शर्तों को मानते हुए नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है आपका, एक सेकेंड, 1, 2, 3 हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, तीनों हमारा सही है। अगला है कि आज के विश्व में आम सहमति है केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। कथन किसका है? देखिए यह कथन की बात करते हैं तो KR नारायणन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। कथन पर विचार करें, सही हमारा क्या है? देखिए अस्थायित्व मतलब अस्थायित्वकारी उपाय दीर्घकालिक होते हैं, केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य क्या है उसी को बताना है। देखिए इस समय भारत में आए आर्थिक संकट का मुख्य कारण अकुशल प्रबंध था। तो केवल ऑप्शन नंबर देखेंगे तो रुकिएगा, 42 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य क्या है सही पूछ रहा है। भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानते हुए किया है। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। दोनों कथन देखेंगे सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति 1991 के तहत समस्त नीतियों को स्थायित्वकारी एवं संरचनात्मक सुधार के उपाय के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए विचार करके बताना है 44 नंबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 44 नंबर है। तो क्या पूछा है इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कोई भी देखेंगे तो आपका सत्य नहीं है, सब हमारा गलत है। तो क्या ही पढ़ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए नई आर्थिक नीति 1991 के बाद भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। इससे भारत में क्या क्या बदलाव हुए? बहुत लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई। देखिए लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को भी अनारक्षित श्रेणी में कर दिया गया था। केवल दूसरा हमारा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य क्या है सही पूछ रहा है। देखिए वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी उदारीकरण के कारण जो है भारतीय वित्त बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा क्या है। देखिए नई आर्थिक नीति 1991 के बाद भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का विनियमित कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियां ही बचे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किससे भारतीय वित्त बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, जैसे आपका विदेशी निवेश संस्था, व्यापारी बैंक, पेंशन कोष। ठीक है, आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है। तो जैसे वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 कानून को पारित किया, तो केवल 1 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो देश में क्या प्रभाव पड़ता है, तो हो जाएगा जैसे उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हो जाती है, भुगतान संतुलन की समस्या का तत्कालीन निदान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा क्या है। तो कि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो दोनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, 52 का हो जाएगा इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। देश और मुद्रा दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं चीन की बात करते हैं तो हो जाएगा युआन, कोरिया की बात करते हैं कोरियाई वोन, जापान की बात करते हैं एन, सिंगापुर को हो जाएगा डॉलर, जर्मनी को हो जाएगा यूरो। ठीक है, तो 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 53 का सी होगा, 4, 5, 1, 2, 3। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। 54 का, तो नवरत्न भारत संचार निगम लिमिटेड असत्य हो जाएगा। बाकी महारत्न इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लघुरत्न एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप याद रखिएगा। भारत में उदारीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 55 का देखेंगे तो केवल 2, जैसे भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया में प्रशुल्क दरों में कटौती की गया था। तो इसमें देखेंगे तो 55 का दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी केवल 2 आपका जो है सही हो जाएगा। कथन पर विचार कीजिए दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है 56 का। तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी का जो है उदाहरण है। 56 का हो जाएगा केवल 2 आपका जो है सही हो जाएगा। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण कहलाता है, निजीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विनिवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है क्या, तो ये हो जाएगा निजीकरण हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, निजीकरण। निम्न भारतीय कंपनियों के संबंध में विचार करके बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए सही पूछा गया है, तो टाटा स्टील हो जाएगा और HCL, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि का परख मतलब प्रवर्ती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, असत्य हो जाएगा। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासन के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1950 में किया है, दोनों हमारा जो है असत्य हो जाएगा। कथन पर विचार करें, सही हमारा क्या है 61 का। देखिए विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही शामिल होते हैं। मूंगफली आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख तिलहन फसल है। ठीक है, तो दोनों हमारा कथन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन स्वास्थ्य व्यय की हिस्सा नहीं है। देखिए स्वास्थ्य व्यय का दोस्तों हिस्सा नहीं है, तो 62 का देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संबंध निम्न में से कौन करता है, तो निम्न में से देखेंगे तो आपका करता है कौन। देखिए प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन और स्वास्थ्य, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। विकासशील देशों में मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 64 का। देखिए 64 का आंसर दोस्तों देखेंगे तो 64 का आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। देखिए मानव पूंजी की समृद्धि तेजी से हो रही है, ये आपका सही है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि मानव पूंजी समृद्धि की तुलना में धीमी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन क्या है उसको बताना है। सत्य यानी सही हमारा क्या है। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, यह आपका सत्य होगा। मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य यानी हमारा सही क्या है। तो देखिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, सही हो जाएगा। विकासशील देशों में
मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारत में शिक्षा व्यय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य यानी हमारा सही क्या है। दोस्तों 67 की बात करते हैं तो केवल 3 प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना से अधिक है, तुलना में अधिक है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है 68 नंबर का। तो देखिए शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने सिफारिश किया था कि शैक्षिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% हिस्सा पर खर्च किया जाना चाहिए। तो केवल 1 आपका जो है सही होगा। शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए केंद्र सरकार शिक्षा उपकर लगाती है जिससे प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हेतु सुरक्षित रखा जाता है। तो केवल दूसरा आपका जो है सही होगा। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति जो है किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा शिक्षा से है, ऑप्शन नंबर 20 शिक्षा से। नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए बात करते हैं 1, 2, 3। इसकी स्थापना 1992 में किया गया है। यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। यह सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी सत्य हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का। ठीक है, 72 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी से इसके द्वारा ग्रामीण साख का प्रादुर्भाव हुआ है। इसके द्वारा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था जो है किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सम्मिलित है। सही पूछ रहा है, सम्मिलित कौन सा है। 1, 2, 3, 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद RRB सहकारी, व्यावसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य यानी हमारा सही क्या है 64 का। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का निर्धनता निवारण जो है करना है। तो केवल दूसरा आपका जो है सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है 75 का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। तो केवल 1 आपका जो है सही है। कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित है। देखिए सम्मिलित की बात करते हैं तो 76 का आंसर हमारा क्या होगा। देखिए भंडारण होगा, प्रसंस्करण होगा, परिवहन, पैकिंग और वितरण। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 3, 4, 5। 2020 में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि विपणन से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे देखिए राज्य वैकल्पिक मंडी का नाम दिया गया 78 नंबर। देखिए पंजाब की बात करते हैं अपना मंडी, पुणे की बात करते हैं तो हाइपसार मंडी, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की बात करते हैं तो रायथू बाज मंडी, तमिलनाडु की बात करते हैं तो उझावर मंडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 78 का ऑप्शन नंबर जैसे सी हो जाएगा। सी में दिया गया आपका 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए तनवा परियोजना में महिलाओं को कृषि उत्पादकता, जैविक खेती और पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो केवल दूसरा हमारा जो है सही होगा। गैर कृषि अर्थतंत्र के गतिशील अपघटकों में निम्न में से कौन सा कथन जो है क्षेत्र जो है सम्मिलित है। 1, 2, 3, 4 कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग और पर्यटन। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। पशुपालन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथनों पर विचार करके बताना है, सही नहीं है 81 नंबर का। देखिए 2019 में भारत में 303 मिलियन मवेशी में से 110 मिलियन गायें थे। तो ये देखेंगे तो आपका 81 का गलत हो जाएगा। वर्तमान में भारत दुग्ध उत्पादन में अतुलनीय वृद्धि हासिल किया है। इसका मुख्य श्रेय ऑपरेशन मिल्क नामक नीति को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोनों हमारा सत्य है। फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए विश्व में दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा आपका 82 का, द्वितीय हो जाएगा। भारत में बागवानी कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बागवानी देखिए सत्य पूछा गया है। भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पादक का लगभग 2/3 और सकल घरेलू उत्पाद का 12% है।
फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। दोनों हमारा जो है असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य नहीं, यानी हमारा असत्य क्या है 84 का। देखिए, इस योजना का अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था, सत्य है। इस योजना के तहत भारत के प्रत्येक सांसदों के लिए 2019 तक एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। दोनों हमारा जो है असत्य हो जाएगा। आगे हमारा है कि जैविक कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य, यानी हमारा सही क्या है 85 का। जैविक खेती में निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषण तत्व अधिक होते हैं। जैविक खेती में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक है। तो तीनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी नागपुर। निम्न कथनों पर विचार करें और सही नहीं, यानी 87 का पूछ रहा है। 87 का देखेंगे तो 1 और 2। किसी देश में 2 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यह आपका सत्य है। उसके बाद आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा कम हो, यह भी आपका सत्य है। आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन ऋणात्मक हो सकता है यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक, ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन शून्य हो सकता है जब, इसका आंसर हो जाएगा 88 नंबर है ना, 88 का हो जाएगा सी। आयात एवं निर्यात का मूल्य समान हो, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य, यानी हमारा सही क्या है। देखिए, आर्थिक क्रियाओं से संलग्न कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि शारीरिक कष्ट, उसके बाद खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण जो है अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें श्रमिक नहीं माना जा सकता है। ये आपका सत्य है। आर्थिक क्रियाओं से संलग्न जो व्यक्ति स्व नियोजित होते हैं उन्हें श्रमिक नहीं कहा जा सकता है। दोनों देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा। दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें 90 का। तो देखिए, जो व्यक्ति अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। निर्माण कार्य में लगे मजदूर को अनियमित मजदूर कहा जाता है। जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रख उसे मजदूरी वेतन देता है तो श्रमिक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है। ठीक है। देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो सत्य पूछा गया है 90 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा 1, 2, 3। भारत सरकार की रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों का वितरण जो है अधिक है। शहरी क्षेत्र की तुलना ग्रामीण क्षेत्र में आकस्मिक परिस्थितिकीय कर्मचारियों का वितरण अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप क्षेत्रक में शामिल है। दोस्तों, क्रियाकलाप क्षेत्रक में शामिल है तो 92 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1, 2, 3, 4 कृषि, खनन और उत्खनन, मत्स्य और वानिकी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप क्षेत्र में मतलब क्षेत्रक में शामिल है, ये हो जाएगा। जैसे देखेंगे तो आपका विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, निर्माण कार्य, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्षेत्रक में शामिल है। 94 का आंसर देखेंगे तो देखिए आपका वाणिज्य, परिवहन एवं भंडारण और सेवाएं, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। वर्ष 2017-18 में भारत में औद्योगिक वर्ग में कार्यबल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए, द्वितीय क्षेत्र केवल लगभग 24% श्रम बल को नियोजित कर रहा है, लगभग 31% श्रमिक सेवा क्षेत्र में संलग्न है। दोनों आपका जो है सही हो जाएगा। वर्ष 1960 से 2010 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य क्या है उसी को बताना है, सही हमारा क्या है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुआ है तो केवल 1 आपका जो है सही है। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य क्या है उसी को बताना है, असत्य। थर्मल और हाइड्रो पावर का पर्यावरण पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, ये भी देखिए सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है 98 का। सभी सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्रक जो है माने जाते हैं,
तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो केवल 1 आपका जो है इसमें सही आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा क्या है। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता है। भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो 99 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए 100 की बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 को पारित किया गया था, असत्य है। मनरेगा देश के ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 120 दिन का दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। तो ये दोनों देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि लिखा गया है कि अवशोधी समता का अर्थ क्या है। माफ कीजिएगा, अवरोधी अवशोधी एक सेकेंड, अवशोषी लिखा गया है, कभी कभी मिस्टेक होता है जब लंबा वीडियो बनता है। तो लिखा गया है कि अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का, पर्यावरण की अवक्षय को सोखने की योग्यता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। देखिए 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक जो है CO2 और CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रक में क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुआ है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव की अवसर लागत बहुत अधिक होती है, तो केवल 1 आपका जो है सही है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है, 104 का। देखिए ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समता मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के उच्च स्तर हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है, 105 नंबर, ठीक है। देखिए 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई है। ब्रोमाइन यौगिक तत्व का अन्य नाम हेलोन है, हेलोन, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य नहीं है। देखिए अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में जो है शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यही असत्य है। बाकी चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, ये आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल जो है 0.06 हेक्टेयर है। भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति जंगल भूमि जो है 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। तो 7 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, है ना, सही हमारा क्या है, 108 का बताना है। भारत में विभिन्न राज्य स्तरीय प्रदूषण बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण को रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जल धाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, तो केवल दूसरा आपका जो है सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1974, ऑप्शन नंबर बी। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किस सम्मेलन में जो है प्रकाशित किया गया था, तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए। UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 11 का देखेंगे दोस्तों, तो सी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य क्या है उसी को बताना है, असत्य। एडवर्ड बारबियर ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया है, असत्य हो जाएगा। ब्रुटलैंड कमीशन ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो सी हो जाएगा, दोनों हमारा सत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य क्या है उसको बताना है। तो देखिए 13 की बात करते हैं, 1 2 3। भारत ने 1951-56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा किया है। पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना को माध्यमिक विकास योजना भी कहा जाता है। भारत की आखिरी योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 पर आधारित है। चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे 14 का, तो वर्ष 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किए जाने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था, तो केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया था, तो हो जाएगा माओ,
ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का जो संबंध है किस देश से है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाइना जो है सही आंसर हो जाएगा चाइना। पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। 17 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। चीन वर्तमान समय में अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना पर काम कर रहा है। भारत की वर्तमान योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। दोनों हमारा कथन जो है सही है। भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया, जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है। इन्हें इंसान कैसे अलग कर पाएँ, यह कथन किसका है, तो यह कथन देखेंगे तो जॉन एफ कैनेडी का है, ऑप्शन नंबर ए। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य क्या है उसी को बताना है। देखिए, यह क्रांति चीन में शुरू किया गया था। इस क्रांति का आरंभ माओ द्वारा किया गया था। इस क्रांति के तहत छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए जो है भेजा गया था। तीनों हमारा कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए, भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा 1951 से 56 में किया था, याद रखिएगा। और तीसरा है कि चीन ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा जो है 1953 में किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 20 का जो है सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य क्या है उसी को बताना है। देखिए, चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है एवं चीन की जनसंख्या का घनत्व तो भारत और पाकिस्तान से अधिक है। चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत की जनसंख्या की वृद्धि अधिक है। दोनों हमारा देखेंगे 21 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। दोनों हमारा जो है असत्य हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य क्या है उसी को बताना है। सत्य यानी सही। देखिए, चीन में अस्थिराकृत तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कुल भूमि क्षेत्र का जो है लगभग 10% है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 1980 से 90 के दौरान भारत एवं चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 23 का देखिए, चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में हुई प्रगति था। भारत की समृद्धि का मुख्य आधार सेवा क्षेत्र में हुई प्रगति था। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 जो है सही होगा। सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन में कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया है, तो हो जाएगा 1978 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1978 होगा। आखिरी है देश और आर्थिक सुधार दिया गया है, ठीक है। तो 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए चीन 1980 गलत हो जाएगा दोस्तों, 1978 होना चाहिए। पाकिस्तान 1988, भारत 1991। तो ये आपका देखिए 11 आपका क्लास खत्म हो गया है। आखिरी क्लास हम देखेंगे दोस्तों आपका क्लास नंबर 12 देखेंगे। ऊपर करते हैं इसको। इसमें जो है करीबन 125 क्वेश्चन था। टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये चैप्टर ये क्लास की बात कर रहे हैं। ये आपका आखिरी क्लास है, एनसीईआरटी क्लास 12 देखेंगे आखिरी। दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर, देखिए स्पीडी करंट अफेयर का जो है होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका होमवर्क सीरीज है जून 2026 एडिशन का होने वाला है। और बैच शुरुआत की बात करते हैं, जो आपका बैच प्रारंभ है आपका 7 जून से बैच आपका जो है शुरू हो जाएगा। अब देखिए, करंट अफेयर आपको पता है कि एक परीक्षा में अब अच्छा खासा जो है करंट अफेयर जो है पूछ रहा है, तो क्या वो तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम करंट अफेयर में अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आपको देखिए, सिर्फ हमसे मात्र 3 महीना जो है हमको जुड़ करके हमसे जो है तैयारी करना है। उसके बाद आपका तैयारी अच्छा करवा देंगे हम। और ये हर मंथ आपका बैच आता है, 7 जून से आपका बैच जो है शुरू हो रहा है। अब देखिए, करंट अफेयर हम करवाते कैसे हैं, आपको पता है। करंट अफेयर को बेहतर करने के लिए अगर आप होमवर्क सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होता है, क्योंकि डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। एक आपको टास्क मिलेगा, और जो आपको टास्क मिलेगा वैसे ही टास्क और सभी लोग को मिलेगा। तो सभी लोग पढ़ के आएंगे, सभी लोग टेस्ट देंगे, तो आपका स्कोर उससे अधिक रहेगा, तो एक मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए, टेस्ट की आकर्षण की बात करते हैं, कैसे हम इसका टेस्ट कराते हैं। तो जो आपको डेली जो है 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। किताब देखिए आपका ये बगल में लगा हुआ है, ये आपका जून एडिशन का है। और उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का जो है डेली टेस्ट करवाएंगे। उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। 4 पेज में से ही आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे सारा टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट का जो है रैंक लिस्ट मिलता है। रैंक लिस्ट से फायदा ये होता है कि कौन हमसे आगे है, कौन हमसे पीछे है, तो अपना जो है क्षमता मालूम चलता है कि हमने जितना 4 पेज पढ़ा है कितना हमने उसमें से गेन किया है। 100 MCQ का PDF देते हैं, और आपको पता है कि जो भी आपको टेस्ट कराते हैं उसका PDF भी देते हैं हम।
आंसर हाईलाइट पीडीएफ देते हैं। हाईलाइट से आपको ये फायदा होता है कि आपको सब में आपके पास कम है तो कहीं बैठे हैं या फिर आप कहीं लेटे हैं तो मोबाइल से ही आप जो है स्क्रॉल कर करके क्वेश्चन पढ़ के बगल में आंसर हाईलाइट रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फ़ी की बात करते हैं तो मात्र 49 रुपये जो है इसका फ़ी रखा गया है और 7 जून से आपका बैच शुरू हो जाएगा। अब देखिए बहुत लोग बोलते हैं सर इसका टाइमिंग क्या है, टाइमिंग बता दीजिए। देखिए टाइमिंग की बात करते हैं तो 3 PM में जो है इसका टाइमिंग रखा गया है। डेली आपको दोपहर में 3 बजे टेस्ट होता है। अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए इसमें देखेंगे तो 49 रुपये इसका जो फी रखा गया है। तो यहाँ देखिए QR लगा है, आप इसका जो है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए पेमेंट QR पे ही करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है 6387098070 पर जो है आपको स्लिप भेजना है। अब क्या करते हैं लोग कि पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई वेट किया कीजिए, क्योंकि जैसे आप पेमेंट कर रहे हो वैसे और भी लोग पेमेंट करते हैं, समय लग जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। 24 घंटे तक जो है आप कॉल न करें, 24 घंटे के बाद अगर आप ऐड नहीं हो पाते तो कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर है अगर कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सारा PDF वगैरह है आपको वहीं पर मिलेगा, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर तगड़ा कीजिए मेरे भाई, क्योंकि देखिए करंट अफेयर के बिना कोई प्रैक्टिस सेट हो या फिर कोई भी परीक्षा हो आप अच्छे से पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मिलान करके बताना है। देखिए एडम स्मिथ की बात करते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्र के संस्थापक, मुक्त बाजार समर्थक जॉन मेडार्ड किन्स की बात करते हैं तो रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत होगा। उसके बाद फिजियोक्रेट्स स्मिथ से पहले राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रमुख विचारक। शास्त्रीय परंपरा स्कूल की बात करते हैं, यह विश्वास की काम करने के इच्छुक सभी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताना है। पुरानी मतलब सबसे पुरानी से सबसे नई। देखिए महानदी का आरंभ हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुकिएगा, पहले पे आपका हो जाएगा तीसरा एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, फिर महानदी का आरंभ, अमेरिका में बेरोजगारी दर जो है बढ़कर 25% होना, किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी का प्रकाशन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किराया, ब्याज और मजदूरी चुकाने के बाद उद्यमियों द्वारा अर्जित शेष आय को क्या कहते हैं? इसको जो है लाभ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी लाभ। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जैसे उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व हो जाएगा, मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों की खरीद बिक्री मजदूरी दर जो है दर पर होती है। तो 4 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी धन। शुद्ध निवेश का सूत्र क्या है? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि एक सरल अर्थव्यवस्था बिना सरकार, बिना बचत, बिना व्यापार के आय चक्रीय प्रवाह के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए फर्में कारक सेवाओं का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। फर्में परिवार को कारक आय भुगतान करती है। परिवार अपनी पूरी आय वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। फर्में परिवार से विक्रय राजस्व जो है प्राप्त करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। किसान रोटी निर्माता के इस संबंध में यदि किसान 100 रुपये का गेहूं पैदा करता है, 50 रुपये का गेहूं रोटी निर्माता को बेचता है और रोटी निर्माता 200 रुपये की रोटी बनाता है तो सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या है? ऑप्शन नंबर भी 250 रुपया हो जाएगा। मिलान करके बताना है 9th नंबर। देखिए सकल घरेलू उत्पाद की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर लेते हैं तो GNP मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो GDP प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय होगा। राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो बाजार मूल्य पर NNP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद की गणना की व्यय विधि में शामिल नहीं है?
तो 100 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, फर्मों द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे मूल्य कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित में आकलन में शामिल किया जाता है? आकलन में शुद्ध उत्पादन कर, लेकिन शुद्ध उत्पादक मतलब उत्पाद कर नहीं। यदि विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय ऋणात्मक है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आय कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के घटक हैं? सही विकल्प बताना है। मजदूरी और वेतन, किराया, ब्याज और लाभ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? 1-2 पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। पीडीआई कुल व्यय का वह भाग है जिसे परिवार खर्च या बचत कर सकता है। 1 और 2 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय विधि द्वारा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का घटक नहीं है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है सही हो जाएगा। यदि नाममात्र जीडीपी में 10% की वास्तविक जीडीपी में 6% की वृद्धि होती है तो जीडीपी अस्फीति कारक में है, ऑप्शन नंबर बी लगभग 9.77% की वृद्धि। नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को कहते हैं क्या? जीडीपी अस्फीति कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक बाह्य प्रभाव है? एक मधुमक्खी पालक की मधुमक्खियों द्वारा पड़ोसी किसान की फसलों का निःशुल्क परागण, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शक्ति मुद्रा का घटक नहीं है? बैंकों में जनता की मांग जमा, ऑप्शन नंबर सी। वाणिज्यिक बैंक में बैलेंस शीट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? जमा राशि देनदारी होता है, दिए गए ऋण परिसंपत्तियां होती हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विधि मतलब आरक्षित निधि परिसंपत्तियां होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋण सृजन की प्रक्रिया के संबंध में गलत कथनों की पहचान करके बताइए। 1 और 4 बैंक मुद्रा छापकर धन सृजित करता है। बैंक बिना किसी सीमा के असीमित ऋण सृजित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिए, CRR की बात करते हैं तो जमा राशि का वह प्रतिशत जो बैंकों को RBI के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है। SLR की बात करते हैं, जमा राशि का वह प्रतिशत जो बैंकों को नकदी रूप में रखना अनिवार्य है। बैंक दर की बात करते हैं तो वह दर जिस पर RBI बैंकों को पुनर्खरीद समझौते को बिना ऋण देता है। रेपो रेट तो वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण पुनर्खरीद समझौते के साथ देता है। अभिकथन है कि नगद आरक्षित अनुपात कम होने पर धन गुणक अधिक होता है। कारण की बात करते हैं तो CRR कम होने पर बैंक प्रत्येक जमा राशि पर अधिक ऋण दे सकता है, जिससे अधिक जमा सृजित होता है। तो 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, उसके बाद आर ए की सही व्याख्या हो जाएगा। यदि बैंकिंग प्रणाली में कुल जमा राशि 5,000 करोड़ है और CRR 20% है तो RBI के पास कुल भंडार होगा 100 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक जो है उपकरण है? खुला बाजार परिचालन, ऑप्शन नंबर सी। RBI के मात्रात्मक उपकरणों के बारे में गलत कथन की पहचान करके बताइए। रेपो संचालन तरलता का अस्थायी कंजक्शन हो जाएगा और बैंक दर वह दर है जिस पर RBI जनता को उधार देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी 2 और 3 जो है सही होगा। मुद्रा गुणक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, 3, 4 1, 3, 4 जो है सही होगा। खुले बाजार संचालन के बारे में निम्नलिखित
निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए या फिर बताइए। सीधे तौर पर किए गए OMO अस्थायी होते हैं, रेपो OMO अस्थायी होता है, और RBI मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए जो है ब्रांड खरीदता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो सही विकल्प पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4 सही होगा। मुद्रा के संचरण की गति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। परिभाषित, एक निश्चित अवधि में मुद्रा की एक इकाई के लेन देन की संख्या हो जाएगा। ब्याज दरों में वृद्धि होने पर मुद्रा की सट्टा मांग आमतौर पर है। रुकिएगा एक सेकंड। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी घटती है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के किस माप को कुल मौद्रिक संसाधन के रूप में जो है जाना जाता है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा M3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मिलान करना है मुद्रा का माप और घटक दिया गया, मुद्रा का माप और घटक। ठीक है, इसको आप आराम से चाहे तो मिला सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, आप आराम से वीडियो रोक के बनाइएगा। अब यहाँ देखिए, कॉलम ए और कॉलम मतलब 1 और 2 मिलान करके बताना है 33 नंबर। सीमांत उद्योग प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका आय में इकाई परिवर्तन पर उपभोग में परिवर्तन। सीमांत बचत प्रवृत्ति की बात करते हैं तो आय में इकाई परिवर्तन बचत में परिवर्तन। औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं, आय की इकाई पर उपभोग, औसत बचत प्रवृत्ति आय की इकाई पर बचत हो जाएगा। ठीक है, स्थिर मूल्य मॉडल में कुल आपूर्ति वक्र को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है तो हो जाएगा 45 डिग्री रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब लोग अधिक मितव्ययी हो जाते हैं तो वे अंततः पहले के बराबर या उससे कम बचत करते हैं। इस कथन को इस प्रकार जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, बचत का विरोधाभास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में अनुपातित कर जो है उदाहरण है? निगम कर, ऑप्शन नंबर बी निगम कर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील कर प्रणाली का जो है सबसे सटीक वर्णन करता है? ठीक है, तो हो जाएगा एक ऐसी कर प्रणाली जिसमें करदाता की आय बढ़ने के साथ औसत कर दर भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ें सरकार के राजस्व प्राप्तियों में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। सरकारी बजट के निम्नलिखित घटकों पर विचार करके बताइए। ठीक है, योजनाबद्ध राजस्व व्यय हो जाएगा, कर राजस्व होगा और गैर योजनाबद्ध राजस्व व्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सी होगा, 1, 2, 3 जो है सही होगा। अब यहाँ देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 मिलान करके बताना है। राजस्व घाटा की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा तीसरा, कुल व्यय माइनस राजकोषीय प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। राजकोषीय घाटा की बात कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने गलत मिला दिया है। इसका हो जाएगा दूसरा, इसका हो जाएगा तीसरा। प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो पहला और राजस्व हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटे के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। देखिए, 1, 2, 3 यह कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर है जिसमें उधार शामिल नहीं है। यह सरकार की कुल उधार आवश्यक को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का बड़ा हिस्सा यह दर्शाता है कि उधार का उपयोग उपभोग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 1, 2, 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सरकार के प्राथमिक घाटे को बढ़ाएगा? तो 42 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2, 4। रक्षा में व्यय में वृद्धि और कर राजस्व में कमी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट घटना की सबसे उपयुक्त व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 43 का आंसर देखेंगे तो यह सरकारी उधार में वृद्धि के कारण निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के विस्थापन को संदर्भित करता हो जाएगा। निम्नलिखित करों पर विचार करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 44 का बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। मनोरंजन, राज्य बिक्री कर, सेवा कर, उसके बाद हो जाएगा आपका चुंगी शुल्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हस्तांतरण भुगतान हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात होगा और आपका सेवाओं का व्यापार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4 जो है सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए, पोर्टफोलियो
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्य उधार, ऑप्शन नंबर सी होगा। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। 47 का आंसर देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 प्रेषण सॉफ्टवेयर सेवाएं बैंकिंग में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा क्या है। देखिए, स्वायत्त लेन देन भुगतान संतुलन की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं। समायोजन लेन देन भुगतान संतुलन में अंतर को पाटने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विदेशी ब्याज दर की तुलना में घरेलू ब्याज दरों में वृद्धि से निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है, तो हो जाएगा आपका घरेलू मुद्रा का मूल्य वर्धित होगा। एक प्रबंधित अस्थिर विनिमय दर प्रणाली का अर्थ क्या है, तो बाजार ब्याज दर निर्धारित करता है लेकिन आवश्यक पड़ने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है। तो हमारा यही पे एंड होता है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और एनसीईआरटी जो मैंने बैच स्टार्ट किया गया है, डेली आपका 12 PM में हो रहा है टेस्ट, उसको ज्वाइन कीजिए मेरे भाई। एनसीईआरटी को नहीं छोड़िए, ऑनलाइन टेस्ट बनाइए, PDF लीजिए, एक बार आप भी आराम से सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपको कैसे याद होता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।